गांव का एक बहुत ही ज्यादा दबंग व्यक्ति, वो अपना इतना साम्राज्य जमाए हुए था कि उसके सामने किसी भी व्यक्ति की बोलने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। इतना उसका साम्राज्य हो गया था, इतना दबंग हो गया था। बस दबंग व्यक्ति, उनके मन में जो आता है वही करते हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं होती। और प्रशासन भी उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करता है तो वो तुरंत उससे बरी हो जाते हैं, छूट जाते हैं। यहाँ तक कि पुलिस विभाग में जो भी लोग होते हैं वो सब उसके पास जाते हैं और ऐसे लोगों के सभी मुंह लगा होते हैं। कोई भी उनके प्रति कड़ी कार्रवाई नहीं करता, कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता। बस इसी वजह से उनका मन जो होता है और बढ़ता चला जाता है और वो दिन प्रतिदिन ऐसे क्राइम करते चले जाते हैं, जिससे उनका इतना बड़ा साम्राज्य हो जाता है कि वो लोगों को बहुत ज्यादा सताना शुरू कर देते हैं, परेशान करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से उन पर कोई भी एक्शन नहीं होता और वो जो उनके मन में आता है वही करते हैं, चाहे लोगों का बुरा हो अच्छा हो, इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, ना ही लेना देना होता है। इतना दबंग व्यक्ति था कि वो शहर की जो भी सुंदर लड़की को देखता था उसके साथ शादी करता था और शादी करने के 5वें दिन उसे मौत के घाट उतार देता था। आखिर ऐसा क्या हुआ था और किस वजह से वो 5वें दिन उस लड़की को मौत के घाट उतार देता था, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना बहुत ही ज्यादा दुख भरी और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट कहानी है, जिसे आप सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हालांकि कोई भी व्यक्ति अगर शादी करता है तो हालांकि चाहे वो ज्यादा दिन नहीं कुछ दिन साथ निभाता है, लेकिन इतना बेदर्द बेरहम इंसान नहीं हो सकता कि शादी करने के 5वें दिन अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दे। और वो व्यक्ति अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया करता था। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? इसके पीछे की सच्चाई ये है कि वो व्यक्ति जिस सुंदर लड़की को देखता था उससे शादी करता था और शादी करने के 5वें दिन उसे मौत के घाट इसलिए उतार देता था क्योंकि ये काफी समय पहले की बात है। उस समय ये इतना दबंग व्यक्ति नहीं बना था, उस समय नॉर्मल ही व्यक्ति था और ये एक गांव में निवास करता था। इसका परिवार बहुत ही गरीब था और गरीबी में ये पला बड़ा और उसके बाद में इसकी एक शादी हो गई थी। इसके माँ बाप ने अपनी इच्छा से शादी की थी और शादी करने के बाद ये अच्छे से अपना जीवन बिता रहा था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता है। कहते हैं कि इंसान का समय बदलते देर नहीं लगती कि इंसान का समय कब बदल जाए और कब इंसान की किस्मत में कितना परिवर्तन हो जाए। काफी समय के बाद में ये काफी पैसे वाला हो जाता है। ये जब अपना बिजनेस इधर उधर करने लगता है, मेहनत करता है, तो ये काफी पैसा एकत्र कर लेता है और फिर जाकर के शहर में रहने लगता है। और जब शहर में रहने लगता है, इधर गांव से भी प्रॉफिट होती है इसकी और शहर से भी प्रॉफिट होती है। धीरे धीरे वक्त यूं ही बीतता चला जाता है। लेकिन इसे जब ज्यादा इसके पास पैसा हो जाता है, इसकी जरूरतें जब ज्यादा हो जाती हैं, तो ये अपने पास नौकरों को लगा लेता है और जो भी नौकर वर्कर यहाँ पर काम करते थे इसके यहाँ, वो उन्हें छूट थी और वो चारों तरफ उसके घर में रहा करते थे, घूमा करते थे, उन्हें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं थी। कुछ वर्कर ऐसे थे जो घर में रह करके उसके कार्यों को संभालते थे, कुछ वर्कर ऐसे थे जो फील्ड पर कार्य को संभालते थे, कुछ वर्कर ऐसे थे जो गांव में उसकी खेतीबाड़ी को संभाला करते थे। इस प्रकार से सारे वर्कर उसका काम करते थे और वो धीरे धीरे पैसे वाला होता चला गया। काफी समय के बाद में एक वर्कर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था, सुंदर था देखने में, और वो घर पर इसके रहा करता था दबंग व्यक्ति की। लेकिन कहते हैं कि औरत का मूड कब बदल जाए। औरत एक लखपति के घर में पहुंचने के बाद भी उसके मन में अगर आए कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो वो नहीं रह सकती, चाहे वो कितना भी धनी क्यों ना हो, कितना भी बलवान क्यों ना हो। और उसके मन में अगर अच्छा विचार बना रहे तो वो चाहे कितना भी गरीब निर्धन क्यों ना हो, कितना भी अपाहिज क्यों ना हो, लेकिन वो अपने पति को छोड़कर बिल्कुल भी जाने का विचार नहीं बना सकती। लेकिन इसी प्रकार से वो नौकर जब उसके घर में रहा करता था, लेकिन वो दबंग व्यक्ति जो था इधर उधर आने जाने लगता है, अपने कार्यों को संभालने लगता है, लोगों की इधर उधर मदद भी करता है, किसी को सताता भी है। और फिर मदद तो बहुत कम लोगों की उसने की थी जो अपने ही खास नजदीकी थे, और उसने इतना अत्याचार कर रखा था कि लोगों की जबरदस्ती जमीन जायदाद छीनता था और लोगों को सताता था, उनसे पैसे दे करके उन्हें और उनसे दूनी रकम वसूलता था।
किसी को 10,000 देता था तो उसे ब्याज लगा करके 50,000 वसूलता था। इस प्रकार से वो बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया और फिर उसने इतने अपने लोगों को पाल रखा था कि अगर कोई उसके खिलाफ कोई बगावत करता था, कोई जुबान खोलता था तो तुरंत उसे वो मौत के घाट उतार देता था। इतना उसका साम्राज्य बढ़ गया था। बस इसी कारण से वो इधर उधर ज्यादा रहा करता था, घर पर बहुत कम ही अपने बच्चों को टाइम दे पाता था। लेकिन वो नौकर जो उसके घर में कार्य करता था, उसकी नजर जब उसकी पत्नी पर पड़ जाती है, उसकी पत्नी देखने में काफी खूबसूरत होती है, तब वो विचार करती है कि मेरा पति घर पर नहीं है तो क्यों ना मैं इससे कुछ ना कुछ संपर्क बना लूं। अब उस नौकर का जो होता है अफेयर उसकी पत्नी से चलने लगता है। लेकिन पहले तो नौकर डरता है कि मालकिन आप क्या कर रही हूँ, मैं एक नौकर हूँ और आपके पति को ये बारे में पता चल गया तो वो ना जाने मुझे कौन सी सजा देंगे, किस तरह से मुझे मौत देंगे, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए और आप जैसे रह रही हैं वैसे रहिए। लेकिन वो कहती है आप चिंता मत करो, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा और तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम निश्चिंत रहो। अब वो व्यक्ति जो होता है वो उसकी बात मान लेता है। कहते हैं कि नारी के आगे बड़े बड़े सूरवीर बलवान भी झुक जाते हैं और एक साधारण मानव की बात ही क्या है, देवता लोग भी अपने घुटने टेक देते हैं। तो वो नौकर भी पिघल जाता है उसकी बातों में और फिर धीरे धीरे यूं ही उनका सिलसिला चलता रहता है। नौकर जो होता है वो उस दबंग व्यक्ति की पत्नी से शारीरिक संबंध भी बनाता है और इसी तरह से उनका रोज का क्रम बन जाता है। लगभग 1 साल बीत जाती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो नौकर उसी दबंग व्यक्ति का उसी की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, तभी अचानक से वो दबंग व्यक्ति आ जाता है और उन दोनों के लिए आपत्ति हालत में देख लेता है। जब वो ये दृश्य देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, उसके तन में आग लग जाती है और सोचने लगता है कि इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि इसने हमारे ही साथ हमारे ही घर में रह करके हमसे बगावत की, जिस थाली में इसने खाया उसी में सुराग किया, अब हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसी वक्त वो गुस्से में आ जाता है और फिर उस नौकर के साथ वो हसल करता है कि सुनने वालों की भी रूह कांप जाती है। उसे इतनी बुरी मौत देता है वो, जिसे देख करके वहां जो भी वर्कर कार्य कर रहे थे, जो भी क्षेत्र के लोग थे, वो सभी कांप जाते हैं, उनकी रूह कांप जाती है। इधर तो उसे मौत दे देता है वो और अपनी पत्नी के लिए वहीं मार करके जिंदा गड़वा देता है, उसे भी बड़ी भयानक मौत देता है। और फिर उसकी फोटो एक फ्रेम में मड़वा करके वो अपने ही कमरे में टांग लेता है। और वैसे तो उसका दिमाग फ्रेश रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, अपने कार्यों को करता है, लोगों को सताता है, दौलत जबरदस्ती किसी से छीना करता है। इसका जो भी साम्राज्य था अत्याचार का वो करता रहता है। लेकिन जब उसकी नजर अपनी पत्नी के उस फोटो पर पड़ती है तब उसके अंदर वही चीज निकल करके सामने आ जाती है, उससे गुस्सा आ जाता है और बेवफाई उसकी नजरों में झलकने लगती है कि औरतें सभी बेवफा होती हैं। लेकिन जवान था, इस वजह से वो जो भी शादी करता था और शादी करने के मात्र 5 दिन बाद उसे मौत के घाट उतार देता था, क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि शायद हो सकता है मैं इसे अपने घर पर छोड़ दूं शादी करने के बाद, और हो सकता है कि कुछ दिन के बाद बदल जाए, इसका भी अफेयर किसी से चलने लगे। तो फिर वो इसी बात को सोच करके वो दबंग व्यक्ति कभी भी अपनी पत्नी को पर्सनल लंबे समय तक नहीं रखता था। बस यूं ही उससे शादी की, 4-5 दिन उसे इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद उसे इतना मौका नहीं देता था कि वो किसी से संपर्क बना सके, किसी से संबंध बना सके, किसी के अफेयर में पड़ सके। बस जैसे ही वो औरत उसे समझ नहीं पाती थी, उससे पहले उसे वो मौत के घाट उतार देता था। बस इसी प्रकार से कई लड़कियों के साथ वो शादी करता है और 5वें दिन उन्हें मौत के घाट उतार देता है। इस बात की सूचना जब क्षेत्र में लगती है तो क्षेत्र में सनसनी का माहौल बन जाता है, सन्नाटा फैल जाता है। लेकिन वहां पर एक जो नौकर कार्य करता था उसी दबंग व्यक्ति के यहाँ पर उसकी एक लड़की थी जो देखने में बहुत खूबसूरत थी, जिसका नाम मोहिनी था। वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, आप उस व्यक्ति के यहाँ नौकरी करते हो और उसका व्यवहार आपने देखा है, उसका रवैया देखा है, कितना गलत है, लोगों के साथ कैसी बदसलूकी करता है, कितना मतलब उसका गुंडा राज चल रहा है और उसने लोगों के प्रति इतना दुर्व्यवहार बना रखा है कि लोग उसके नाम से कांपने लगते हैं और आप उसके साथ काम कर रहे हैं, उसका सहयोग कर रहे हैं। तब वो कहता है कि बेटी क्या करें, हमारी मजबूरी है, अगर हम उसकी खिलाफ बगावत करेंगे, यहाँ का
प्रशासन भी उसके विरुद्ध नहीं जाता तो हमारी क्या औकात है। पुलिस देखती हो कैसे उसके आगे आगे चलती है। लड़की सोचती है ये तो बात सही है, लेकिन उसका सबसे बुरा काम तो मुझे ये लगता है कि वो सुंदर लड़की को अपनी दुल्हन बनाता है और उससे फिर 5वें दिन मौत के घाट उतार देता है। ये रवैया ऐसे ही चलता रहा तो फिर ऐसे तो बहुत ही बड़ा साम्राज्य उसका खड़ा हो जाएगा। यहाँ लड़कियां कोई ऐसी नहीं बचेंगी जिनके प्रति कोई अच्छा व्यवहार हो सके या फिर अपनी जिंदगी अपनी लाइफ वो लड़कियां जी सके। ये बात जब वो नौकर सुनता है तो वो सोचता है कि आखिर बेटी मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तब उसकी बेटी जो होती है मोहिनी वो कहती है पिताजी इसको तो सबक मैं सिखाऊंगी, मुझे इससे शादी करनी है। ये बात जब वो अपनी बेटी की मुंह से सुनता है तब वो बहुत ज्यादा रोहन परेशान हो जाता है और रोहन कहता है कि बेटी मोहिनी तुम क्या कह रही हो, ऐसे दबंग व्यक्ति से शादी करके तुम अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रही हो। तुम्हें पता नहीं है वो तुमसे शादी करेगा और 5वें दिन तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। ये बात वो जब सुनती है तो मोहिनी कहती है पिताजी मुझे सब कुछ पता है, बस इसी बात के लिए तो मैं उससे शादी करने के लिए जा रही हूँ, मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। रोहन कहता है बेटी कैसी बातें कर रही हो, पुलिस प्रशासन उसके सामने घुटने टेक देता है और तुम कह रही हो कि मैं उसे सबक सिखाऊंगा। बड़ी बड़ी सुंदर लड़कियां, बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी हुनरदार उसकी बीवी बनी और उसने सभी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ जाती है और फिर वो अपने पिता के द्वारा प्रस्ताव भेजती है। उसका पिता भी अपनी बेटी के आगे मजबूर हो जाता है और फिर वो प्रस्ताव लेकर के उसी दबंग व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि साहब हमारी बेटी आपसे शादी करना चाहती है। ये बात सुनकर के वो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है चलो कोई बात नहीं, शादी के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन रोहन तुम्हें पता है कि हम 5वें दिन अपनी बीवी को फांसी लगा देते हैं, उसे मौत के घाट उतार देते हैं, फिर भी तुम ये डिसाइड कर रहे हो। तब वो कहता है कि साहब हमारी बेटी ही जिद कर रही है इस बात के लिए। वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर हंसी खुशी से उस दबंग व्यक्ति की और रोहन की जो बेटी होती है मोहिनी, उन दोनों की शादी होती है और शादी होने के बाद वो उस दबंग व्यक्ति के घर जाती है। लेकिन दबंग व्यक्ति उसकी सुंदरता को देख करके बड़ा विचलित होता है, लेकिन वो कहती है कि जब तक मैं आपको आदेश नहीं दूं तब तक आप मुझे टच नहीं कर सकते। वो कहता है क्यों? क्योंकि वो कहने लगती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम जो 5वें दिन अपनी पत्नियों को फांसी लगाते हो, उन्हें मौत के घाट उतारते हो, आखिर इसके पीछे का राज क्या है। तब वो पूरी बात बताता है। तब वो कहती है कि ठीक है, अगर 5 दिन तक अगर मैं नहीं बदली या फिर 1 साल तक नहीं बदली तब इस परंपरा को तुम त्याग सकते हो। तब वो कहता है कि नहीं, मैं इस परंपरा को नहीं त्यागूंगा, क्योंकि मुझे औरत जात पर विश्वास नहीं है। पहले तो वो मीठी मीठी बातों में वो लड़की फंसा लेती है, उससे करती रहती है, लेकिन जब उसकी नजर अपनी पत्नी की फोटो पर पड़ती है तब वो फिर से बौखला जाता है और फिर वो आग बबूला हो जाता है। कहता है कि तुम्हारी ये मीठी बातें मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, बेइज्जत हो चुका हूँ, इसलिए मैं 5वें दिन तुम्हें फांसी लगा दूंगा। अब धीरे धीरे यूं ही 4 दिन बीत जाते हैं। जैसे ही 5वां दिन आता है तैसे ही वो लड़की वहां से दौड़ करके जाती है और सीधी जो जिले की नई एसपी होती हैं महिला, जिनका नाम चित्रा होता है, उनके पास पहुंच जाती है और रोकर के कहने लगती है कि मैडम जी हमारी जान बचा लीजिए, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। तब वो कहती है कि आखिर क्यों परेशान हो? तब वो कहती है कि परेशान तो मैं इसलिए हूं कि हमारे एरिया का जो एक दबंग व्यक्ति है उसकी पत्नी ने उसे एक बार धोखा दे दिया था, तो उसने उस अपनी पत्नी को भी मार दिया और जो प्रेमी था उसकी पत्नी का उसे भी मार दिया। उस दिन से उसने ये क्रम बना लिया है कि वो जो भी सुंदर लड़की एरिया में होती है, क्षेत्र में, उसके साथ विवाह करता है, 5 दिन तक उसे इस्तेमाल करता है, 5 दिन के बाद उसे मौत के घाट उतार देता है। ये बात जब वो महिला एसएसपी सुनती है चित्रा, तो उनका भी खून खौल जाता है। सोचने लगती हैं कि उसकी इतनी दबंगई हो गई है कि वो अपना राज चला रहा है, इसका मतलब है कि दूसरों की जान से वो खेल रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिर वो पूछती हैं चित्रा आखिर तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो? तब वो कहती है कि मैं उन्हीं के यहाँ मेरे पिताजी काम करते हैं, मैं उनकी बेटी हूँ मोहिनी, और मैंने जानबूझकर उसे सजा दिलवाने के लिए उससे शादी की है, लेकिन मैं उसे सजा दिलवा करके रहूंगी। तब वो एसएसपी कहती हैं कि बेटी तुमने उससे शादी तो की है, लेकिन उसने तुम्हारे साथ संबंध भी बनाया होगा, तुमने अपना जीवन दांव पे लगा दिया। फिर वो कहती है कि मैंने उसे इस तरह से बातें पढ़ाई थी, उसे इस तरह से राजी किया था कि अभी तक वो मुझसे टच नहीं हुआ है और मैं उसे सजा दिलवा दूंगी। बस मैं यही समझ लूंगी कि मैंने अपने जीवन में कोई एक अच्छा कार्य किया है।
ये बात जब वो महिला एसएसपी चित्रा सुनती हैं तो वो तुरंत सतर्क हो जाती हैं, एक्शन में आ जाती हैं और फिर अपने ही जिले के जो डीएम साहब होते हैं उनसे संपर्क साधती हैं। तो डीएम साहब भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और कहते हैं कि तुरंत सारे इस थानों की पुलिस फोर्स को एकत्र करो, टीम को बनाओ और टीम को बना करके बाद वहां पहुंचो। और फिर वो महिला एसएसपी कहती हैं कि ठीक है बेटी तुम जाओ, और वो जैसे ही तुमको मारने के लिए तैयारी करेगा तैसे ही हम आ जाएंगे। इधर तो वो अपने घर चली जाती है और इधर जो चित्रा होती हैं वो सादा कपड़ों में वहीं पहुंच जाती हैं, अपनी टीम को भी सादा कपड़ों में ले जाती हैं। कई गाड़ी पुलिस फोर्स आसपास लगा दी जाती है। इधर से जब पुलिस फोर्स पहुंचती है और चित्रा भी पहुंच जाती है तब वो व्यक्ति उस महिला को लेकर के मारने के लिए आता है। एक जगह उसकी जो निश्चित थी औरतों के लिए जहां उसने अपनी पत्नी को मारा था वहीं पर वो मारा करता था, जिससे कि आने वाले जो लड़कियां हैं वो देखें तो इस बात से सहम जाएं, डर जाएं कि हम भविष्य में कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। अब वो जैसे ही वहां मारने के लिए उस लड़की के लिए पहुंचता है, मोहिनी को, जो रोहन था उसकी बेटी जो मोहिनी थी जिसके साथ उसने विवाह किया था उस दबंग के साथ, तब वो दबंग उसके लिए मारने के लिए पहुंचता है। जैसे ही वो मारने का मतलब प्रयास कर ही रहा था तभी वो महिला एसएसपी जो चित्रा होती हैं वो तुरंत आगे आ जाती हैं और उसका हाथ पकड़ लेती हैं और हाथ पकड़ करके उसे एक ऐसा तमाचा जड़ देती हैं जिसे देख करके वो बौखला जाता है और फिर उन्हीं मैडम के ऊपर मारने के लिए टूट पड़ता है। तभी तक उनकी जो फोर्स लगी हुई थी वो सभी आगे आ जाती है और उस व्यक्ति को पकड़ लेती हैं। और तुरंत मैडम देखती हैं कि यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा दबंग है, इसके बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पर। तभी वो तुरंत टीम को फोन करती हैं और कई थानों की फोर्स वहां पर पहुंच जाती है और चारों तरफ से उन दबंगों को घेर लेती हैं और घेरने के बाद उनको सबको गिरफ्तार करती हैं और गिरफ्तार करने के बाद थाने लेकर के जाती हैं। वहां का माहौल इतना बिगड़ चुका था कि मैडम के लिए वहां पीएससी भी बुलानी पड़ी थी। इस तरह से वहां का माहौल जो उसके लोग थे उनके लिए कंट्रोल किया गया था और कंट्रोल करने के बाद में फिर वहां से वो ले जाती हैं पकड़ करके और उससे जब पूछताछ की जाती है तब वो अपनी पूरी हकीकत बताता है और हकीकत बताने के बाद में जितनी भी लड़कियां उसने मारी थी उन सभी के माता पिता को वो चित्रा मैडम बुलवाती हैं एसएसपी और उनकी तहरीर लेती हैं। उन्हीं की तहरीर के आधार पर उस पर एक नहीं 10-20 लड़कियों की मर्डर के मुकदमा दायर किए जाते हैं और उसे कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया जाता है। उसका जो साथ दे रहे थे उन सभी को गिरफ्तार करवाती हैं मैडम और उन सभी को जेल भेज देती हैं और लोगों की जो अवैध संपत्ति उसने जो अपने पास दबा रखी थी चल अचल संपत्ति की जांच करवाती हैं और फिर सारी संपत्ति को जब्त कर लेती हैं। कुछ सरकार के खाते में पहुंच जाती है और कुछ लोगों की जो होती है उन्हें वापस करवा दी जाती है। डीएम साहब भी वहां पर पहुंचते हैं। इस प्रकार से उस दबंग व्यक्ति का मैडम चित्रा ने साम्राज्य खत्म किया था। तो साथियों, ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। इस कहानी से केवल यही सीख मिलती है कि चाहे कितना भी कोई दबंग क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो, अगर किसी के साथ अत्याचार कर रहा है तो अंदर अपने हौसला रखना चाहिए। जिस प्रकार से मोहिनी ने हौसला रख करके उसे सजा दिलवाई, बस यही हौसला सभी के अंदर हो जाए तो किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।